नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। दोस्तों, आज बात करेंगे गुण मिलान में नक्षत्र गण की। यानी कि जब हम किसी लड़का या लड़की का शादी के लिए चार्ट जो है कुंडली मिलान करते हैं तो उसके बाद गुण मिलान करते हैं, और गुण मिलान में नक्षत्र गण भी आते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुण मिलान में नक्षत्र गण के बारे में। नक्षत्र गण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसको कुंडली में कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, किसी जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा, ये समझने में नक्षत्र जो हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हर नक्षत्र किसी ना किसी गण के अंतर्गत आता है। नक्षत्र के आगे 4 चरण होते हैं, वह चरण भी आगे किसी ना किसी गण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम इतना गहराई में ना जाते हुए इसको नक्षत्रों तक ही सीमित रखेंगे। गण समझ लेते हैं 3 प्रकार के होते हैं: देवता गण, मनुष्य गण और राक्षस गण। गुण मिलान यानी मैच मेकिंग करने में ये नक्षत्र गण काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जो कि 2 लोगों के बीच अनुकूलता का विश्लेषण है। यानी मैच मेकिंग करते हुए देखते हैं जातक और जातिका का जन्म का नक्षत्र, यानी जन्म का चंद्रमा किस नक्षत्र में है और वह नक्षत्र किस गण के अंतर्गत आता है। बात कर लेते हैं पहले 3 गणों के बारे में। देवता गण की बात करें दोस्तों, तो नाम से ही पता चलता है कि इन लोगों में सात्विक जो है गुण होते हैं। इस गण के लोग अन्य प्राणियों के प्रति बड़ा संवेदनशील होते हैं, चाहे वो मानव हो, पशु हो या फिर पक्षी हो। ये लोग काफी ईमानदार होते हैं। ये लोग जीवन के प्रति और दैनिक बातचीत में एक सौम्य दृष्टिकोण रखते हैं। निस्वार्थ भाव से दूसरों के काम आते हैं और बदले में ये लोग दूसरों से कुछ भी नहीं चाहते। यानी कि ऐसे लोग अपना जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, इनका जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो परिवार के प्रति हो या फिर जीवन साथी के प्रति हो, निस्वार्थ भाव से सामने वाला कुछ भी ऊट पड़ा, कुछ भी वाद विवाद करता हो, बोलता हो, ये बड़े शांत मन से उनको सुनते हैं, उलझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। ये लोग आध्यात्मिक और परंपरावादी भी होते हैं, जेलस नहीं करते किसी से, और जैसे मैंने कहा, किसी भी वाद विवाद या झगड़े में पड़ना इनकी आदत में शुमार नहीं है। लेकिन लोग इसे मैच मेकिंग करते हुए अप्लाई करते हैं कि नक्षत्र किस गण में गया, क्योंकि मैं इन्हें बाकी के डिविजनल चार्ट में भी अप्लाई करता हूँ, बड़े मज़ेदार रिजल्ट आते हैं। तो वहाँ पर इनका एक नेगेटिव पक्ष जो है वो दिखाई देता है। वो ये है कि ये लोग अपनी हर अच्छी या बुरी परिस्थिति में एक जैसे ही रहते हैं, अपने में मस्त। ये परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि बाकी के डिविजनल चार्ट में ऐसे मैं अप्लाई करता हूँ, तो यदि इनकी आर्थिक स्थिति जो है ठीक ठाक है तो उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और काफ़ी चार्ट्स ऐसे हैं जिनमें देखा कि देवता गण कि ऊपर वाला भी इनके ऊपर मेहरबान होता है, यानी इनका कोई काम पैसे के बिना रुकता नहीं है, काम इनके हो जाते हैं, लेकिन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। ये एक इनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव पक्ष जो है देखने को मिलता है। बात करें मनुष्यगण की, तो मनुष्य भाई राजसिक गुण होते हैं इनके अंदर, संसारी सुखों का आनंद लेने वाले होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। यानी हर बात में अपना लाभ तो सभी का चाहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि पहले लाभ मुझे मिल जाए। यदि किसी के काम आएंगे तो बदले में कुछ ना कुछ चाहेंगे भी। एक हाथ ले एक हाथ दे, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। अब मान लो कोई ग्रह जो है मनुष्य गण के नक्षत्र में होकर पीड़ित हो जाए, तब ये लोग सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं, चाहे रिश्ता कोई भी हो, पति पत्नी का हो या कोई भी रिश्ता हो इनका, या दोस्ती का रिश्ता हो।
ये अपना फायदा पहले देखते हैं, दूसरे का बाद में देखते हैं। बात करें राक्षसगण की, अब नाम से ही पता चल रहा है कि इनके जो गुण है वो तामसिक गुण होते हैं इनके अंदर, काफी जिद्दी, कठोर, रहस्यवाद भी अधिक होता है इनके अंदर। इस गण के जातक जो हैं नकारात्मक घटनाओं को घटने से पहले ही भांप लेते हैं और इस बात का उनको अनुभव भी होता है। ये लोग बड़े दृढ़ संकल्पी होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, जोड़ तोड़ करने वाले, कूटनीतिक, अपने काम को करने की चतुराई रखते हैं। एक बार इन लोगों ने जो ठान लिया सो ठान लिया, वो उस चीज को करके छोड़ते हैं। लेकिन गुण मिलान में ये गण गलत है। यदि लड़का और लड़की दोनों के चार्ट में जो जन्म का चंद्रमा है वो इस नक्षत्र के अंतर्गत चला जाए, जो कि राक्षसगण के अंतर्गत आता है, तो आगे चलकर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि शादी के बाद कुछ ना कुछ तकरारबाजी तो होगी, बहसबाजी तो होगी, किसी ना किसी बात को लेकर सबकी चलती है। लेकिन इस गण का जो नेगेटिव पक्ष है वो ये है कि यदि इन्होंने ठान लिया कि साथ नहीं रहना, तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जब भी मैं चार्ट को मैच मेकिंग देखता हूँ, यदि लड़का लड़की के दोनों जो गण है वो राक्षस गण में हो, तो मैं उसे मना कर देता हूँ। अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे चाहिए। तो मेरा मानना है गण ना केवल पति पत्नी के बीच अनुकूलता दिखाते हैं, बल्कि सभी रिश्तों के लिए देखे जाने चाहिए, चाहे वे परिवार के सदस्य हों, चाहे रिश्तेदार हों आपके, चाहे फिर आपके दोस्त हों। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग जो है प्रमुख रूप से विवाह अनुकूलता विश्लेषण के लिए ही इसे उपयोग करते हैं। यानी कि जन्म चंद्रमा किस नक्षत्र में है, वह नक्षत्र किस गण के अंतर्गत आता है, उसे आधार बनाकर मनुष्य के लक्षणों को समझने के लिए गण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि इसे सिर्फ चंद्रमा तक ही क्यों सीमित रखा जाए, मतलब बाकी के ग्रहों पर भी लगाना चाहिए। दूसरी बात, इसे सिर्फ जन्म कुंडली पर ही क्यों लगाना चाहिए। यदि हम मैच मेकिंग कर रहे हैं तो D9 यानी कि नमाज कुंडली, वहाँ पर भी लगन, लग्नेश और सतमेश यानी कि सामने वाले जिससे शादी होने जा रही है, उनको भी देखना चाहिए ये किस जो ये नक्षत्र हैं किस गण के अंतर्गत चले गए। यानी कि सतमेश जो उसका स्वामी है 7वें भाव का, वो किस नक्षत्र में गया, वो नक्षत्र किस गण के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं शादी की, तो किस गण वाले को किस गण वाले से शादी करनी चाहिए। यदि चंद्रमा देवगण में है तो उन्हें मनुष्यगण और देवगण से ही शादी करनी चाहिए। जो लोग मनुष्यगण के अंतर्गत आते हैं उनको देवगण और मनुष्यगण से ही शादी करनी चाहिए। जो लोग राक्षसगण के अंदर आते हैं उन्हें राक्षसगण से तो नहीं करनी चाहिए, मैं तो मना कर देता हूं। लेकिन लिखा हुआ कि राक्षसगण का राक्षसगण से शादी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यदि एक बार इन्होंने ठान लिया तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं राक्षसगण का मनुष्यगण से जो है शादी उसको थोड़ा सा अच्छी समझता हूँ, क्योंकि उनके अंदर ही प्रवृत्ति होती है, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा कि लोग इसको शादी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इन्हें बाकी के डिविजनल चार्ट के ऊपर भी अप्लाई करके देखें, तो आपको रिजल्ट जो है बड़े काफ़ी मज़ेदार मिलने वाले हैं। तो टॉपिक छोटा था लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहाँ रख सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।